जय भारत दोस्तों। आज बात करेंगे यूपीएससी के जीएस सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यूपीएससी की, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ, मेरी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बता देता हूँ। कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, अलग अलग जो है रूम्स में चेंज करता रहता हूँ, अलग अलग रूम्स, अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग प्लेसेस में चेंज करता रहता हूँ। बट जहाँ भी जाता हूँ मेरा पहला काम होता है कि मैं एक ये नया सिलेबस जो है प्रिंट करवा के लाता हूँ और इसको सबसे पहले मैं चिपकाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्टडी टेबल लगाता हूँ। पॉइंट इज़ कि ये जो है ना, ये कंपास है कि हमें क्या करना है, उसका कंपास है ये। कि एक्चुअली हमें पता होना चाहिए ना कि सिलेबस है क्या चीज़, कैसे है क्या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो ये सिलेबस है ना, ये सिलेबस है। इसमें बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए एक्चुअली पॉइंट क्या है। मैं बता रहा हूँ मेंस के अंदर आंसर जो, अगर पॉइंट जनरेट नहीं होते ना तो सिलेबस पॉइंट से जनरेट हो जाता है। ये जो पेस्टल वगैरह ये सब है ना, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एकदम बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट निकल के आते हैं और हाथ भी नहीं रुकता, माइंड भी नहीं ब्लॉक होता। ठीक है, मेंस में आप दो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका माइंड ब्लॉक हो गया तो आपका हाथ ब्लॉक हो जाएगा, हाथ ब्लॉक हो गया तो पेपर छूट जाएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आप देखिए कि सिलेबस, पहले सिलेबस को समझें। सिलेबस को समझने के बाद अपन पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करें कि इसी सिलेबस में से पीवाईक्यू उठ के आते हैं। बोलते हैं ना यूपीएससी का सिलेबस ओशियन है, कभी कंप्लीट नहीं होता। स्मार्ट मूव ये है कि पहले सिलेबस को समझो, फिर पीवाईक्यूज़ को समझो। पीवाईक्यूज़ को समझने के बाद अपने को पता चलेगा हिट। हिट का मतलब होता है हाई इम्पैक्ट थीम्स, हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स या हाई इम्पैक्ट थीम्स। ये हमें पता चलेंगी प्री की और मेंस की। यहाँ से वी विल बी एबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ईयर्स क्वेश्चन 2026। इसलिए बोलते हैं ना कुछ क्वेश्चंस के बाद, कुछ लोगों के पास निंजा कोड होता है। वो निंजा कोड क्या है, निंजा कोड क्या है भाई? 3-4 साल की तैयारी, 3-4 साल की मगजमारी के बाद समझ में आया कि निंजा कोड होता क्या है। ठीक है, और इस 24 में समझ में आया था तो 24 का इंटरव्यू कॉल हो गया, और 25 में और अच्छे समझ में आया तो 25 में होपफुल है कि और मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि हम कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन यानी कि 2026 के क्वेश्चन हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाइयों और बहनों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा है कि सिलेबस का एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे क्या पीवाईक्यूज़ आए वो हमें पता होना चाहिए। उन पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस जब हम करेंगे तो हिट निकल के आएगा, हाई इम्पैक्ट थीम्स, और उससे हमें अपने आप प्रेडिक्ट हो जाएगा कि इस बार क्या क्या आ सकता है। तो हमारी जो जो तैयारी है ना, वो एकदम से क्या हो जाएगी, हमारी तैयारी एकदम से स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और पिन पॉइंट तैयारी हो जाएगी। यही एक डिफरेंस है मेहनत करने वाले मजदूर बच्चे में, है ना, मजदूरी करने वाले बच्चे में, है ना, और एक जो है स्मार्ट तैयारी करने वाले बच्चे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो पीडीएफ है उस पीडीएफ से सिलेबस पढ़ने के बाद में, और मैंने ऐसे पीडीएफ बना रखी हैं कि जैसे हिस्ट्री देख लीजिए आप यहाँ पे। हिस्ट्री में इंडियन आर्ट एंड कल्चर के 2014 से लेके 2014 से लेके 2014 यार ये सॉरी 2014 से लेके 2025 के आर्ट एंड कल्चर के मैंने सारे क्वेश्चन एनालाइज किए हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया, कहाँ पे आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, कब रिपीट हुआ। इससे मतलब एक क्वेश्चन की ऑप्शन से अगली बार मेन क्वेश्चन कैसे बना, ऐसे करते करते आप देखिए ये पूरा का पूरा मैंने इसको एनालाइज कर रखा है, जिसकी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। आज जो वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये वाला, जो कि मैं सिलेबस को आपको अच्छे समझाऊंगा। आप ये देखिए, ये पूरा मैंने अच्छे से पूरे के पूरे सिलेबस के लिए मैंने चीज़ प्रिपेयर कर रखी है। ये देखिए 2025 तक का 72 नंबर का क्वेश्चन सेट ए में डांसिंग गर्ल 5 बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन है ना, वही घिसा पेटा क्वेश्चन है, 5 बार रिपीट हो चुका है। अब अपन बोलते हो आर्ट एंड कल्चर समझ में नहीं आ रहा, कितना पढ़े क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना होता भाई। फिक्स थीम होती है, वही पढ़नी होती है। ये देखिए मैंने आपको प्री का समझाया, अभी मेंस का बताता हूँ आपको। ये देखिए सिमिलरली जो है यूपीएससी GS1 का पेपर है ये, हिस्ट्री में एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में। ये जो पहला टॉपिक है इंडियन कल्चर, वहाँ से देखिए 2013 से लेके सारे क्वेश्चंस की थीम, मतलब ये तो मैंने आपको रफ चीज़ दिखाई है। मैंने पीडीएफ को बहुत अच्छे से हाईलाइट करके और इंटरलिंकेजेस बना बना के कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, कब रिपीट हुआ है, और उसके बेसिस पे 26 में क्या रिपीट हो सकता है। ठीक है, 2025 तक के क्वेश्चन नंबर 3 जो वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो पॉइंट इज़ की पहले अपन सिलेबस समझेंगे। पॉइंट ये है कि पहले अपन जो है वो सिलेबस समझेंगे, है ना। पहले सिलेबस समझेंगे, सिलेबस समझने के बाद में, पहले सिलेबस समझेंगे, सिलेबस समझने के बाद में पीवाईक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, इस सिलेबस के पॉइंट में, इस सिलेबस के पॉइंट में प्री के क्या क्या पीवाईक्यूज़ आए हैं, और इस सिलेबस के पॉइंट में मेंस के क्या पीवाईक्यूज़ आए हैं, और फिर एक ट्रेंड को हम जो है एनालाइज करेंगे और एफआईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन 2026 में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका जो है बहुत अच्छा हिट रेशियो रहता है, बहुत अच्छा हिट रेशियो रहता है। अब ये मैं कोई पहला बंदा नहीं हूँ ये सब करने वाला। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो इसी डायरेक्शन में काम करते हैं, वो इसी डायरेक्शन में काम करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
ये देखो भाई, पूरे के पूरे सिलेबस को मैंने 85 पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है। ये 85 पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है, ये 85 पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है, लगभग 85 पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है। और ये वही है जो यूपीएससी के नोट, जो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश की हुई है अपने लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। GS1 में बात करें तो GS1 का नाम है इंडियन हेरिटेज। भैया देखिए, आपका क्रश है यूपीएससी, ठीक है। अब यूपीएससी ने खुद बताया हुआ मुझे क्या क्या पसंद है, मैं कहाँ कहाँ, मुझे क्या नमकीन खाना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है, क्या है क्या। तो ये सिलेबस के रूप ही आपको पूरा एक वो रोड मैप यूपीएससी ने खुद ने दिया हुआ है। और फिर PYQs की हेल्प से यूपीएससी ने बोला भी है आपको, देखो मैंने ऐसे ऐसे पूछा भी है, तो इसको फॉलो करना जरूरी है, एक एक वर्ड को। ये वीडियो का एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखिए, तो GS1 के अंदर अगर बात करें अपन, GS1 के अंदर बात करें तो इंडियन हेरिटेज, ये वर्ड लिखा हुआ है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसको अपन ने डिकोड किया कि हिस्ट्री के अंदर एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये चार चीज़ें अपने डिकोड की। उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको अपने ऐसे तोड़ लिया, ठीक है, कि आर्ट हिस्ट्री में क्या क्या आ सकता है। फिर अपन ने सोसाइटी को तोड़ लिया, ठीक है, सोसाइटी को अपन ने तोड़ लिया कि कैसे कैसे। एंड फिर अपन ने ज्योग्राफी को तोड़ लिया, ठीक है, कि ज्योग्राफी में मतलब उन्होंने एकदम एक लाइन में लिखी हुई है, अपन ने इसको तोड़ दिया ताकि अपने को थोड़ा सा इजी हो जाए कि समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या प्रेडिक्ट करने हैं। ऐसे सिमिलरली GS2 का है ना, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR, ये वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो अपन ने क्या किया, पॉलिटी को सबसे पहले लगा दिया, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन एक चीज़ एक हेड में करेंगे, ये तीनों जो है वो एक हेड में करेंगे। फिर सोशल जस्टिस को अलग हेड में करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन को अलग हेड में करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि पेपर 2 में सोशल जस्टिस पूछते हैं और पेपर 1 में सोसाइटी पूछते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, की सोसाइटी है कैसी, क्या क्या है, क्या चेंज आ रहे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है, मैरिज में क्या चेंज आ रहा है, फीमेल एजुकेशन की वजह से मैरिज में क्या चेंज आ रहा है, ये सोसाइटी के कंसेप्चुअल पार्ट। एंड इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, सोशल जस्टिस वाले पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, सोशल जस्टिस वाले पार्ट में कि वेरियस जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, दलित्स है, आदिवासी ट्राइबल्स है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, एल्डरलीज हैं, चिल्ड्रन हैं, विमेन हैं, इनके ऊपर क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इनको, है ना, अभी तक क्या क्या स्टेटस है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वे फॉरवर्ड वगैरह वगैरह। बेसिकली हम दोनों चीज़ों को साथ पढ़ते हैं, GS1 के सोसाइटी को और GS2 की सोशल जस्टिस को हम साथ पढ़ते हैं। बस यहाँ पे कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा होता है, यहाँ पे एक्ट्स एंड वगैरह वो ज़्यादा लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस को अपन ने फिर तोड़ दिया जी। उसके बाद आगे चलें तो सोशल जस्टिस, मैंने बताया आपको, सोशल जस्टिस को अपन ने तोड़ दिया। एंड गवर्नेंस को अपन ने अलग से किया, गवर्नेंस को अलग से किया है बाद में। अभी बीच में टूट क्यों गया, यहाँ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यहाँ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद बीच में सोशल जस्टिस आया है, और लास्ट में अलग से जो है, सोशल गवर्नेंस अलग से आया। क्यों, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन ही इसी सीक्वेंस में किया हुआ था, तो जब तोड़ा तो इनको यहाँ पुट करना पड़ा अलग से। चलिए देखते हैं अपन, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं ये बताऊंगा आपको, ई गवर्नेंस यहाँ 37 नंबर में, आपको ये रट्टा मार लेना इस चीज़ का कि 37 नंबर पे ई गवर्नेंस दिया हुआ सिलेबस के अंदर। यहाँ पे PYQ प्री में ये वाला PYQ आया हुआ है, और मेंस में यहाँ पे ये वाला PYQ आया हुआ है, इस नंबर पे इस साल में ये PYQ आया हुआ है। अब इससे निकालो 2026 में क्या आने वाला है। ये मैं 2014 से लेके 2013 से लेके 2025 तक का पूरा कराऊंगा, प्री और मेंस का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और मेरी गारंटी है ये, मतलब गारंटी तो अतिशोक्ति हो जाएगी, बट ये मेरा अश्योरेंस है कि आपने ये कर लिया ना तो आपको ना आधे से ज़्यादा पेपर पता होगा कि आप कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं ना, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोग यही करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट अपन ने ऐसे तोड़ लिए, ठीक है। और उसके बाद GS3 में भी अपन लाइकवाइज ये करते हैं, इकोनॉमी, इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहला अपन ने क्या तोड़ा, इकोनॉमिक डेवलप। अब यहाँ पे सीक्वेंस में जो सिलेबस में दी हुई है वो अलग सीक्वेंस है, और यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किए हुए हैं वो अलग टाइप से किए हुए, तो मैंने उन्हीं को पॉइंट वाइज तोड़ के, तो सबसे पहला आता है इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की, प्रॉपर हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है, क्या है क्या नहीं है, वो हम करेंगे। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर अलग से क्यों लिखा है, इस पूरे सिलेबस के, इकोनॉमी के सिलेबस के अंदर है ना, जहाँ आधा पार्ट से कम इकोनॉमी को दिया हुआ है, एग्रीकल्चर को उससे ज़्यादा पोर्शन दिया हुआ है। इसलिए देखोगे आप, इकोनॉमी के जितने भी GS पेपर 3 में मान लो 4 5 6 7 जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं आधे एग्रीकल्चर के होते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, यही होता है हाई इम्पैक्ट थीम्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे पहले दिया हुआ था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर में दिया हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे
बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट 2 करके दिया हुआ है, यहाँ पे अपन एक इन्वायरमेंट के नाम पे पढ़ेंगे और बायोडाइवर्सिटी के दबादब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है वो प्रीलिम्स के लिए 20 से 25 क्वेश्चन देता है, ठीक है। लेकिन इतना ही दिया हुआ बस, इसमें 3 ही पॉइंट दिए हुए हैं, जिनमें से एक पॉइंट तो डिजास्टर मैनेजमेंट का ही है, ठीक है, जिसको भी GS1 में ज्योग्राफी के साथ अपन पढ़ लेते हैं। फिर बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। प्री में यहाँ से अब आने लग गया थोड़ा थोड़ा डिफेंस के ऊपर, ठीक है, पहले नहीं आता था। और मेंस में यहाँ से मतलब फिक्स है ये, फिक्स मतलब ये इसके 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, और क्वेश्चन क्या आएंगे लगभग वो भी फिक्स ही होता है, ठीक है, ये हो गया। एंड देन इथिक्स की बात करेंगे, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये 3 वर्ड दिए हुए हैं। तो भैया हमें एक तो इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब एथिक्स का पूरा खेल है ना। कोई लोग बोलते हैं यार मैंने इतना अच्छा लिखा मुझे मार्क्स नहीं मिला, सब्जेक्टिव है, ये है वो, नहीं भाई कुछ सब्जेक्टिव नहीं है। आपकी इथिक्स की अंडरस्टैंडिंग आप कितना अच्छे से शोकेस कर पा रहे हो, आपको मतलब हर जगह आप 3 ही वर्ड लिख के आगे जी एथिक्स होना चाहिए जी, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऐसे नहीं चलता है। मतलब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वहाँ पे क्या वर्ड्स आपको पुट करने चाहिए और क्या वर्ड पुट्स नहीं करने चाहिए, क्या एग्जाम्पल पुट करने चाहिए, वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एप्टीट्यूड हो गया, तो इसमें प्रोबिलिटी क्या होती है ना पब्लिक लाइफ में, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वगैरह। और थ्योरी में जो भी चीज़ दी हुई है मैंने इसको एज ए थ्योरी मतलब मैंने इसको तोड़ दिया, और उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन में केस स्टडीज, तो ऐसे करके 85 पॉइंट्स हैं। एंड ऐसे के अंदर भी ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। तो अपन एक नंबर GS1 से करते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ को अपन जब तोड़ते हुए चलेंगे तो देखिए आप समझिए बात को, एक एक चीज़ को तोड़ते हैं अपन, है ना। ये देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ को तोड़ते हैं, हिस्ट्री, एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इंडियन कल्चर। अब अभी काम करना, ये वीडियो देखते टाइम एक तो मेरी PDF खोल के रखना, जो मैंने PDF में जो ग्रुप पे शेयर की। ग्रुप का नाम क्या है, फ्यूचर IAS, टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता रहा हूँ, फ्यूचर IAS विद डॉक्टर मनोज भारत, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। लिंक ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल का नाम, ठीक है। चैनल और ग्रुप दोनों पे इसके PDF शेयर की हुई है। एक तो आप ये वाली PDF जो है उससे करना, उसी के साथ मैंने UPSC ने जो PDF डाली हुई है वो भी मैं डाल देता हूँ। अब मेरी वाली PDF और ये दोनों PDF को कंपेयर करना, आपको पता चलेगा कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इसको तोड़ा हुआ है, ठीक है। ये कीजिए। तो अभी देखते हैं, दोनों का कंपेयर जरूर करना, तब आपको पता लग जाए। और फिर भाई इस PDF को रट लो, इस PDF को रट लेंगे ना, चतुर बन जाइए, चतुर रामालिंगम, है ना। इस PDF को रट लो यहाँ से, मतलब ये गोल्ड माइन है, मतलब आपके आंसर हेल्प करने में, ठीक है। इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, इन्होंने लिखा है कि पूरा कल्चर पूछेंगे हम तो, एंशियंट से लेके, यानी कि प्री हिस्ट्री का नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो नहीं पूछते हैं, सिंपल सी बात है। एंशियंट पूछते हैं, एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम्स तक पूछते हैं, है ना। एंशियंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, लगभग IVC से स्टार्ट होता है, और मॉडर्न टाइम्स मतलब आज के इस साल भी अगर किसी को पद्मश्री या भारत रत्न कुछ, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेलियंट एस्पेक्ट पूछते हैं, अब सेलियंट वर्ड का मतलब आपको पता होगा, सेलियंट एस्पेक्ट्स पूछते हैं किस किस के, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, इन चीज़ों के सेलेंट। आप क्योंकि एकदम से वेग छोड़ दिया, ओपन एंडेड छोड़ दिया तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट देन अगेन देर इज़ अ ट्रेंड, देर इज़ अ फिक्स ट्रेंड, क्या पूछने वाले हैं वो अपन आगे जब PYQ करेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसमें अगला क्या है इसके अंदर, अगला चीज़ है कि मॉडर्न के अंदर, ये तो गया इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, बेसिकली इसको बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। अगला क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछते हैं, मिड 18th से लेके, ये लगभग जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना वहाँ से लेके, अब मिड 18th का मतलब क्या हुआ, 1750, ये आपको पता होगा शायद, है ना। अब 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 2000 वाला वो सीक्वेंस चल रहा है अभी, 2025 पेपर। ऐसे 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 18th सेंचुरी मतलब 1700 से लेकर 1800, तो मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 के आसपास, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से लगभग हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होता है, और प्रेजेंट तक ये मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पूछते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इशू, आप देखोगे ना इसी के इर्द गिर्द PYQs घूमते, चाहे प्री के हो चाहे मेन्स के हो। सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इशूज़, ठीक है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं। अब ये तो क्या है, ये तो इवेंट है, पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेसिफिकली अलग से पूछा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। अब देखोगे आप प्री और मेंस में दनादन क्वेश्चन यहाँ से होते हैं कि वेरियस स्टेजेस। अब वो पता है अपने को 87 है ना, 1787 प्लासी आया, प्लासी से लेकर 1857 तक का हो गया। यहाँ से फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है, फिर 1885 हो गया, जो है कांग्रेस बनती है, INC बनती है। फिर जो है स्वदेशी मूवमेंट चलता है, और उसके बाद में गांधी जी आते हैं, और गांधी जी के बाद में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है ना। उसके बाद गांधी जी ही, उसके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। उसके बाद जो है वो आपके बोल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया 10 साल बाद। उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 1930 के आसपास है, ये 1942 के आसपास है। तो ये स्टेजेस पूछी है इसने, क्या पूछी है, स्टेजेस पूछी है, क्या पूछी है इसने, स्टेजेस पूछी है।
है ना, स्टेजेस, और इसी पे क्वेश्चन आता है। तो ये मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, हाय अल्लाह कहाँ से पढूं, हाय राम कहाँ से पढूं, क्या नहीं पढूं। एकदम अपने दिमाग को शांत रखना है और जो दिया वो काम करना है बस। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट, मतलब ये जो ईयर्स वेस्ट होते हैं ना, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हमें पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है। मतलब फुल स्पीड से भाग रहे हैं, शिमला की तरफ जाना है, गोवा की तरफ, तो वो वाली बात है ना। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम वे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसीलिए आप देखो नॉर्थ ईस्ट का पूछ लेंगे, राजस्थान से पूछ लेंगे, तमिलनाडु से पूछ लेंगे, कहीं से पूछ लेंगे, ठीक है। एंड देन आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का प्री में नहीं आता है, एक फिक्स क्वेश्चन होता है इसका, या इसमें से एक फिक्स क्वेश्चन मेंस में आता है। कभी कभी तो दो दो तीन तीन आ जाते हैं, बट फिक्स होता है लगभग। कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री की, कैसे हमने कंसोलिडेट किया पार्टीशन के बाद में, कैसे रीऑर्गेनाइज किया, यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का फिक्स थीम है, ठीक है। और फिर आता है वर्ल्ड, वही 18th सेंचुरी इवेंट, यानी कि 1700 से लेके इवेंट है ना। क्या देयर फॉर्म्स देयर इफेक्ट ऑन सोसाइटी, एक तो इवेंट हुए कैसे और उनका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ, ये पूछा हुआ है कि उनका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ, कि उनका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। रीड ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, दोनों इवेंट ही पढ़ने सिग्निफिकेंट, कि वर्ल्ड के इवेंट्स का वर्ल्ड की अलग अलग सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडिया की सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। जैसे लेनिन वाले काल के टाइम से जो है भगत सिंह और अदर रिवोल्यूशनरीज निकले थे, है ना, इस टाइप से, है ना, और बड़े मतलब अंग्रेजों की बड़ी नाक में दम कर दिया था। ऐसे इंडिया में क्या इवेंट हुए जिनका वर्ल्ड पे असर पड़ा, ये पढ़ना है अपने को। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, वर्ल्ड वॉर्स, है ना, रिन्यूअल ऑफ नेशनल बाउंड्री, रिड्रोवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, फिर डिकोलोनाइजेशन, फिर पॉलिटिकल फिलोसफीज। यहाँ पे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये वाला पार्ट हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ना कि पॉलिटी के अंदर। हालांकि पॉलिटिक में भी एक पॉलिटिकल फिलोसफी होती है, बट ये वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन ये पार्ट पढ़ते हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की, अभी तक आपने एक चीज़ नोट की, नोट करने वाली चीज़ है, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ, देखो एंशिएंट टू मॉडर्न यानी कि मिडाइवल भी इसी के अंदर है ना। लिटरेचर, कोई पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पूछा, कोई नहीं पूछता कि गयासुद्दीन तुगलक की फूफा का नाम क्या था, या अकबर जी के नाना जी का नाम क्या था, ये पर्सनैलिटी वाइज कोई नहीं पूछता। ये जैसे लिटरेचर अगर किसी ने लिखा है, तो मान लो संत कबीर ने लिखा है, तो संत कबीर किसके कंटेम्परेरी थे ये पूछ लेंगे, ठीक है। क्या लिखते थे, दोहे क्या होते हैं, बीजक क्या होते हैं, ये पूछ लेंगे। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कबीर के पिताजी का नाम क्या था। ये है ना, ये लोअर ग्रेड की एग्जाम के की हरकतें होती हैं, यहाँ पे आपसे कोई नहीं पूछेगा। मतलब कि बेसिकली अगर अपन एनालाइज करेंगे ना, तो यूपीएससी का सिलेबस है ना, यूपीएससी का सिलेबस इज ईजियर देन जो लोअर लेवल की एग्जाम होती है। क्यों? क्योंकि है ना, फैक्ट बेस्ड इवेंट की बजाय ये इवेंट बेस्ड होता है, या इशू बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे मिडाइवल वर्ड जो है ना, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो मिडाइवल की और सबसे ज़्यादा अपने को जो हेडेक देता है ना, सबसे ज़्यादा हेडेक देता है अपने को मिडाइवल देता है, ठीक है। तो वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हमें क्या पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है। फिर बात करते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी की भैया बात देखिए आप, सोसाइटी के अंदर क्या दिया हुआ है, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के एक ट्रिक से मैंने पूरी इंडियन सोसाइटी की हुई है। मेरी ट्रिक क्या है, मतलब एक वर्ड से मैं पूरी सोसाइटी को खोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पावर होती है, पावर फ्यूज्ड, ठीक है। इस एक वर्ड से मैं मतलब इसी से पॉइंट जनरेट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, हमारी सोसाइटी के सेलियंट फीचर क्या है, एथनिक फीचर्स क्या हैं, एल मतलब लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या हैं, ई मतलब हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्या कल्चर को हम एक्सपोर्ट करते हैं, फूड अटायर वगैरह, और क्या कल्चर को हमने इंपोर्ट किया, जैसे योगा को हमने एक्सपोर्ट किया। इस टाइप से एकदम, मतलब अब इस समझ लो, इससे मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ इस इलेक्ट्रिसिटी इस वर्ड से, है ना। फिर टी से मतलब आपका, अच्छा सी आएगा ना, सी से कास्ट हो गया, टी से ट्राइब हो गया। ये हमारे क्या सेलियंट फीचर्स हैं, ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो और किसी सोसाइटी में नहीं मिलेंगे। टी हो गया मतलब ट्राइब हो गया। फिर आर का मतलब रेस हो गया, हमारी अलग अलग रेसेस होगी जो कि बायोलॉजिकल नहीं है, सोशल है। उसके अलावा इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, दोनों का हमारे यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म। कुछ सोसाइटी ऐसी जो सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे कि वेस्टर्न, कुछ हैं जैसे कलेक्टिविस्टिक है ना, जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, है ना, मिडिल ईस्ट में। लेकिन हमारी सोसाइटी दोनों के दोनों हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन पे जब सवाल पूछेगा कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, आप दोनों लिख दो कि भाई इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, कलेक्टिविज्म कम हो रहा है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। फिर अगला सी है, क्या था अगला सी फॉर क्लास हो गया आपका, ठीक है। फिर अगला आई की बात करें तो एक मिनट, अगला आई पता नहीं। टी का मतलब आपका ट्रेडिशनल भी है हमारी सोसाइटी और मॉडर्न भी है, तो मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, इंडिविजुअल एंड ये हो गया, एंड आई। तो ये ऐसे पॉइंट मतलब इसे अपने आप जनरेट हो जाते हैं। फिर पावर का मतलब क्या है, पेट्रियार्की। पावर का मतलब क्या है, पेट्रियार्की। हमारी सोसाइटी का सेलेंट फीचर पेट्रियार्की, वो भी एक अलग ही टाइप की। पेट्रियार्की की वजह से कैसे कास्टिज्म आता है वगैरह वगैरह, वो अपन पढ़ेंगे। देन अगला है फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ, एफ का मतलब क्या हुआ, फैमिली। एफ का मतलब क्या हुआ, फैमिली, मैरिज, किनशिप वगैरह,
यू का मतलब क्या हुआ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। एस का मतलब क्या हुआ, स्पिरिचुअलिज्म एंड विथ मटेरियलिज्म। तो आप देखिए हमारी सोसाइटी कैसी है, इंडिविजुअलिस्टिक है, कलेक्टिविस्टिक भी है, ट्रेडिशनल और प्लस मॉडर्न भी है, और ये स्पिरिचुअल प्लस क्या बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक दोनों भी है ना। और डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब क्या हुआ, डायनेमिक भी है और स्टैटिक भी है। अब इसको है ना भाई, मैं आपको 2 घंटे के अंदर पूरी सोसाइटी ऐसी प्रिपेयर करा सकता हूँ कि आपको है ना वो 500 पेजेस के नोट्स है ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 4 क्वेश्चन आते हैं, आप लिख सकते हो आराम से। प्री में से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, प्री में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो सेलियंट फीचर्स हो गए, ठीक है, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर डाइवर्सिटी इन इंडिया, जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर अलग अलग डाइवर्सिटी में अलग अलग पढ़ेंगे अपन कि कास्ट की है, क्लास की है, रेसिस की डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल। दैट मेक्स अ सब कॉन्टिनेंट, दैट मेक्स अ सब कॉन्टिनेंट। कभी सोचना हमें सब कॉन्टिनेंट, एक ही देश है जो जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, कि कॉन्टिनेंट वाली सारी फीचर्स हमारे पास, ठीक है। मतलब हम पूरे दुनिया से अलग हैं हर चीज़ में, इसलिए हम सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। फिर रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक आ जाएगा। पॉपुलेशन और सोशल इशू अलग से आ जाएगा। पॉवर्टी डेवलपमेंटल इशू, ये है ना पेपर 2 में भी मिलेगा आपको, पेपर 1 में है, पेपर 2 में, पेपर 3 में, और पेपर 4 में एथिक्स में अपन वैसे यूज़ करते हैं पॉवर्टी, ठीक है। देन अर्बनाइजेशन, मतलब भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रेमेडीज हैं, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन का एलपीजी इकोनॉमी वाला पार्ट जीएस 3 में आएगा, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का सोशल पार्ट आएगा कि ग्लोबलाइजेशन से हमने क्या, हमारे अंदर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज आए इंडियंस के अंदर, और हमने क्या वर्ल्ड को पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस दिए हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे जो है हैमबर्गर होता था जिसमें पोर्क या बीफ होती है यूएस में, यहाँ पे क्या हो गया, आलू टिक्की बर्गर आ गया। इसी टाइप से जो है हमने हमारा कास्टिज्म वहाँ दे दिया। अब कैलिफोर्निया के जो आईटी कंपनीज है ना, वहाँ पे भी है ना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। फिर सोशल एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे सबके, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। आप ये देखिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल फिलोसफीज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये 3 अलग हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए। कम्युनिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड कम्युनलिज्म इज़ अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। तो इसका अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरे के पूरे 50 पेज के या 25 पेज के नोट्स बनते हैं, 25 से 50 पेज के नोट्स बनते हैं मेंस के लिए। टॉपर्स के मिल जाएंगे, और मेंस के टाइम पे मैं भी कोशिश करूंगा इसको पढ़ाने की। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा फोकस करना है राइटिंग के ऊपर, कैसे अच्छा लिख सकते हो आप, ठीक है। पढ़ पढ़ के परेशान नहीं होना। ऐसे ज्योग्राफी की बात करें तो सेलियंट फीचर्स, अगेन सेलियंट फीचर पूछा है, ठीक है। अब इसलिए बोलते हैं बड़ा जनरलिस्टिक सा सिलेबस था, बट क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया तो बड़ा स्पेसिफिक एंड बड़ा एकदम टेक्निकल, बड़ा डेप्थ में जाने लगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जॉस्ट होने लगे हैं। तो 2-4 साल में सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जैसे ये मॉनसून कैसे आता है, आपका एल नीनो, ला नीनो, वो सबके सेलियंट फीचर। फिर की नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, साउथ एशिया, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, हर जगह कि की नेचुरल रिसोर्सेज कैसे फैले हुए हैं, ठीक है। इस पर भर भर के PYQs आते हैं। फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब ये ना हर एक दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आता है। इसके 8 फैक्टर होते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जैसे लेबर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वाटर सोर्स, पावर सोर्स वगैरह वगैरह, मार्केट के नियर, ऐसे 8 होते हैं। और इसी में से पॉइंट बना के लिखना, मतलब पॉइंट ये, मेरा कहने का मतलब ये है भाई, मेंस के अंदर हर एक आंसर को आपको आता है नहीं आता, लेकिन हर एक उस वो एक बात की बात है, हर एक आंसर को एड्रेस करने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उसमें भी आपने अगर कर लिया ना तो आपको इंटरव्यू लाइक मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है मेंस के लिए, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना, ये क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के, ये जियो फिजिकल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन, ये तो एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन्ड है ना, इसलिए इन पे हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आते रहते हैं। एक्सप्लिसिटली मेंशन है तो हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आते रहते हैं, मेंस में भी और प्री में भी, ठीक है। अब कहते हैं कि प्री का कोई सिलेबस नहीं होता भाई, इसी से प्री में भी क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अपन देखेंगे अभी एक एक क्वेश्चन को अपन एनालाइज करेंगे फ्यूचर सीरीज के अंदर, ठीक है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, अब ज्योग्राफिकल फीचर नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट आ गया, सोइल आ गया वगैरह वगैरह। मैन मेड में जैसे अर्बन फॉरेस्ट आ गया, अर्बन फॉरेस्ट आ गया, अर्बन मतलब एंथ्रोपोजोनिक क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वगैरह वगैरह, और उनकी लोकेशन कहाँ पे, जैसे अरावली का इशू चल रहा है, अब अरावली को क्या है काटा जा रहा है, वो सब किया जा रहा है, तो क्या हो गया, एक नेचुरल जो क्या ज्योग्राफिकल फीचर है अरावली, उसकी लोकेशन है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे कौन से मिनरल्स होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देन चेंजेस, इनके अंदर ज्योग्राफिकल फीचर्स या ज्योग्राफी के अंदर जो चेंजेस होते हैं इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप, ये भाई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, हर दूसरी साल आ जाता है, ठीक है। फ्लोरा फोना, इसको GS3 में पढ़ते हैं अपन, फ्लोरा फोना में क्या क्या स्पीसीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे किसी स्पीसीज का अगर इंडेंजर्ड से मान लो वल्नरेबल हो गई है ना, इस साल अगले साल क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे 2000 में खड़ाई आया था, क्यों आया था खड़ाई केवल,
इस पे वसी भाई ने ना एक वो वीडियो भी बनाया जोक वाला कि ऊँट जो तैर रहा है, भाई तैर रहा होता है, वो सच में तैर रहा होता है, वो पढ़ेंगे अपन कैसे तैर रहा होता है, क्यों तैर रहा होता है, एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, और इनके इफेक्ट क्या है। मतलब बेसिकली क्या है ना, इतनी इतनी जो ये राम कहानी है ना, इस पे जैसे मैंने अभी बताया ना इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्यूल, ऐसे है ना 5 से 10 ट्रिक हैं, उसी से पूरा का पूरा पेपर खुल जाता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो पेपर 1 हमने एनालाइज कर लिया। पेपर 1 में 3 चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री आता है पूरा का पूरा, सोसाइटी आता है पूरा का पूरा, और ज्योग्राफी आता है पूरा का पूरा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब कि ढंग से पढ़ा जाए तो 10 दिन का काम है तीनों पेपर मेंस के लिए तैयार करने के लिए, प्री के लिए अपन कर लेंगे, ठीक है, PYQs को देख के। फिर अगला आता है GS2। GS2 में क्या क्या आता है ये देख। तो GS2 में पहले आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब देखो भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हर चीज़, हर दूसरा क्वेश्चन प्रीलिम्स का मेंस का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, कैसे कैसे तैयार हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई वगैरह वगैरह, इवोल्व कैसे हुआ, मतलब कि अमेंडमेंट कैसे हुई, फीचर्स क्या क्या है, स्पीकर क्या कर सकता है, पार्लियामेंट में क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, गवर्नर क्या नहीं कर सकता, वो सारे इसके फीचर्स हो गए। फिर अमेंडमेंट, इवोल्यूशन तो अमेंडमेंट हुआ ना, तो अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है। सिग्निफिकेंट प्रोविजन को बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पंचायती राज किससे आया, अमेंडमेंट से, ये वाले सिग्निफिकेंट प्रोविजन है ना, कैसे इसको हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, सिग्निफिकेंट प्रोविजन। और बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हर साल क्वेश्चन आता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जो है वो उसका है ना, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, जुडिशरी लेके आई है इसको, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसी को खोल के पढ़ना होता है, बस इन्हीं थीम्स पे पढ़ना होता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आता है मेंस में, कंपैरिजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कंट्री। हर साल एक क्वेश्चन आता है कि जैसे यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो यूएस का और इंडिया का प्रेसिडेंट को कंपेयर करा लेंगे, यूएस की इंडिया की जुडिशरी को कंपेयर करा लेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है यूएस में अलग होते हैं, फ्रांस में अलग टाइप से होते हैं, इंडिया में अलग टाइप से होते हैं, उसको करवा लेंगे। यूके का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अब यूके भी डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी है ना, लेकिन उनका क्या है, उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग होता है, हमारा उनका मोनार्की है, हमारा रिपब्लिक है। यूएस की बात करें, यूएस भी रिपब्लिक है, हम भी रिपब्लिक हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है ना, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम होता है, यूएस में अलग अलग, मतलब यूएस में सेम होता है, हमारा अलग अलग होता है, ये चीज़ हो गई। तो एक कंपेरिजन का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। फिर बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, भर भर के क्वेश्चन रहता है, फेडरल पॉइंट समझ रहे हैं आप, मतलब एक एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन बनता है, तो 85 पॉइंट 85 क्वेश्चन, हो गया काम खत्म। इस पे नोट्स बनाने होते हैं आपको, एक एक पेज के, वन टॉपिक 1 पेज, इस टाइप के नोट्स बनाने होते हैं। इसी से जो है वो बोलते हैं ना, जो निंजा फर्रे है ना, निंजा फर्रे जो है मेंस के, वो यही होते हैं, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर की ऐसा बेसिक मसाला आप तैयार करके रखो, उसमें नई नई चीज़ें जोड़ दो, है ना, और आंसर लिख दो, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एंड क्या क्या इशू आते हैं। मतलब अब जैसे गवर्नमेंट जो अपोजिशन रन स्टेट्स होते हैं उनमें क्या इश्यूज आते हैं, जैसे अभी कहीं जो है सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है ना। अब जैसे पंजाब में इशू आएगा गवर्नर का, है ना, पंजाब में आएगा, राजस्थान में नहीं आ सकता क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है। पंजाब में आम आदमी की है तो वहाँ केरला में इशू आएगा, तमिलनाडु में इशू आएगा, तो ये फिक्स थीम रहती है, ठीक है। और उसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट लेके खूब, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसिस टू लोकल लेवल्स। अब यहाँ पे ये तो एक फेडरल हो गया, मतलब यूनियन देन स्टेट, ये फेडरल हो गया। ये जो तीसरी स्टेट जो है ना, जो लोकल, जो जिसको अपन लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं आती, ये तीसरा टीयर होता है, ये अलग होता है ना, लोकल लेवल्स। तो उनको पावर और फाइनेंसिस अलग से अपने डिस्कस करेंगे। यूनियन अंडर शेड्यूल 7 यहाँ पे स्टेट को पावर वगैरह फाइनेंसिस वगैरह देती है, इसी टाइप से स्टेट जो है अंडर शेड्यूल 11 इनको देती है, तो वो अपन पढ़ते हैं, उसका अलग से क्वेश्चन आता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में यूनियन स्टेट का अलग से क्वेश्चन आता है, और डिवोल्यूशन जो पावर है लोकल लेवल पे, उसका एक अलग थीम बनती है, ठीक है। देन बात करते हैं लेजिस्लेचर। अब ये थोड़ा सा सिलेबस में ऊपर नीचे दिया हुआ था, तो आप यूपीएससी का वो देखेंगे, बट मैंने तोड़ने की कोशिश की है। अब देखो, पहले लेजिस्लेचर होता है, 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, देन जुडिशरी एंड देन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये 3 ऐसे होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों के बीच में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर होता है, चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस करके रखते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में अगर बात करें अपन, लेजिस्लेचर में बात करें तो लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है भाई, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो आपने पार्लियामेंट के लिए पढ़ा वो स्टेट लेजिस्लेचर पे सारा का सारा एज इट इज़ कॉपी होता है। उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस, सेम थीम पे क्वेश्चन आते हैं। आपने अभी तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, एक एक PYQ को, तो समझ में आ जाएगा कैसे सेम थीम पे क्वेश्चन आते हैं ना। इश्यूज़ क्या आते हैं इन चीज़ों, स्ट्रक्चरिंग की वजह से क्या इशू आते हैं, फंक्शनिंग की वजह से क्या इशू आता है, स्पीकर क्या कीड़े करता है, गवर्नर क्या पंगे करता है, वो सब आता है। देन आता है जुडिशरी। जुडिशरी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के PYQ में, मतलब क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लोअर जुडिशरी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, अब मेंस में आने लग गए हैं।
देन एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब जैसे पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर कौन हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा की, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। इनमें जो मेजोरिटी वाले लेजिस्लेचर होंगे वो गवर्नमेंट बनाएंगे, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब गवर्नमेंट जो बनेगी वो होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव हो गया। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज के हेड कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, और डिपार्टमेंट्स के हेड कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, सेक्रेटरीज वगैरह, ठीक है। यूनियन स्टेट, उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, ये सेम है। स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, तीनों का सेम है, एक साथ पढ़ेंगे वन गो में। देन सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। अब देखो ये जो फेडरल है ना, ये फेडरल है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब यूनियन ऊपर स्टेट नीचे, इसके अंदर, ठीक है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इन तीनों ऑर्गन के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, ठीक है। और डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, और इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है हमारे पास, ये पढ़ेंगे अपन कि कैसे लेजिस्लेचर को रोका जाता है इनकी पावर छीनने के लिए, जुडिशरी को, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म अगर थोड़ा सा अच्छे ज़्यादा हो जाए ना, पहले जुडिशियल रिव्यू होता है, ज़्यादा हो जाए जुडिशियल एक्टिविज्म, और जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। तो इनका एक प्रॉपर, मतलब 2-2 3-3 पेज के नोट्स होते हैं बेसिकली, जो आपको बना के रखने होते हैं एट दी एंड। देन प्रेशर ग्रुप का दे दनादन क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, प्री में नहीं आता। फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन कौन कौन सी हैं, तो अपने को फॉर्मल भी पढ़नी है, इनफॉर्मल भी पढ़नी है, ठीक है। और उनका रोल क्या पॉलिटी में, कि वो प्रेशर ग्रुप क्या काम करते हैं। अब जैसे किसान, जो 3 फार्म लॉज आए, तो जो प्रेशर ग्रुप है किसान यूनियंस वगैरह के, उन्होंने अनशन पे बैठे, वो सब किया। अब उनके पास कोई वोट तो नहीं है, उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि तीनों के तीनों जो है वो बिल वापस लेने पड़े, ये हो गया। देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, अलग से दिया हुआ है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए। अब चूंकि ये अलग से दिया हुआ है सेलिएंट आरपीए, है ना, तो इस पर हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है कि आरपीए 2 है ना, 2 है अपने पास आरपीए 1950 और 1951, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 चीज़ें दी हुई हैं, बाकी सब इसमें दी हुई हैं, इसको डिटेल में पढ़ना होता है। अब देख रहे हो एकदम फिक्स थीम है, अननेसेसरी पीएचडी करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है, इसी से बन जाता है अपना, ठीक है। देन बॉडीज़ के अंदर बात करें तो बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात की हुई है मैंने, पिछले जो मेरा आर्टिकल था इसी नेट पे मैंने अपनी इंडिया सीरीज़ के अंदर एक आर्टिकल बनाया, उस पर बताया कैसे मैंने 20 चैप्टर्स को एक चार्ट के अंदर पूरा का पूरा वो किया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, बॉडीज़ हो गई, उनकी पावर क्या, फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इश्यूज़ क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। एंड देन स्टेट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। भाई ये टाइप की होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह। ऐसे उनके स्टेट्यूटरी होती है जो एक्ट से बनी होती हैं, स्टेट्यूटरी बॉडीज। ऐसे रेगुलेटरी बॉडी होती हैं, जैसे रेगुलेशन में कौन कौन होता है, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, पीएफआरडीए हो गया, और क्वाजी जुडिशियल बॉडी जैसे ग्रीन कोर्ट आपका एनजीसी एनजीटी हो गया। ये सारे के सारे क्वाजी जुडिशियल बॉडी या ट्राइब्यूनल्स वगैरह हो गए। तो ये हो गया अपना पॉलिटी का पार्ट। फिर आता है बीच में सोशल जस्टिस, को बाद में करते हैं, गवर्नेंस पहले करते हैं। गवर्नेंस में क्या करना होता है अपने को, गवर्नेंस में जो ऊपर अपने पॉलिटी पढ़ी ना, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है गवर्नेंस के, सबको पता है भाई। वर्ल्ड बैंक ने बोला था रीकारपेट, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, ये सब रीकारपेट, इसी से पूरा का पूरा आंसर बन जाता है रीकारपेट, ठीक है। देन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये अपन इथिक्स में भी गवर्नेंस पढ़ते हैं। इथिक्स की गवर्नेंस अलग होती है, यहाँ की गवर्नेंस अलग होती है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, वो इथिक्स के सिलेबस से बनाई हुई है, कोप एंटर्ड IIT दिल्ली, ठीक है। इसके 6 पॉइंट बनते हैं, इन्हीं से आंसर अपना बन जाएगा, ठीक है। एथिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये वो यहाँ पे भी यूज़ होता है। इसमें से टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी और ए का मतलब यहाँ पे ए नहीं लिखा, कि अकाउंटेबिलिटी होता है, ठीक है। देन ई गवर्नेंस भाई, क्योंकि डिजिटल इंडिया जब से आया है ना, ई गवर्नेंस पे दे दनादन क्वेश्चन आते हैं। ई गवर्नेंस मेंस में भी, प्री में भी, उसका एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से मॉडल्स है। जैसे मैंने कल ही अपने को ई गवर्नेंस के 2 जो मैंने अभी इंडिया सीरीज़ में लेटेस्ट जो बनाए हैं, एक तो मैंने इसी नेट पढ़ाया था, इसी नेट है ना, इलेक्शन कमीशन इंडिया नेटवर्क, है ना। और एक मैंने पढ़ाया था ये आपका क्या बोलते हैं, बोधन AI, है ना। ये सब क्या ई गवर्नेंस है ना। तो उनके मॉडल्स हैं ऐसे, जो DPI है मॉडल वगैरह, वो सब हो गए। लिमिटेशंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, ठीक है। देन एक सिटीजन चार्टर, फिक्स क्वेश्चन है भाई सिटीजन चार्टर, यहाँ पे भी है, एथिक्स के अंदर भी है। सिटीजन चार्टर में क्या इश्यूज है वगैरह वगैरह। एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी, की सिविल सर्विसेज का यहाँ पे गवर्नेंस एस्पेक्ट से देखना है, पॉलिटी एस्पेक्ट से देखना है, और GS4 के एथिक्स के अंदर उसको एथिकल एस्पेक्ट से देखना है। यहाँ पे क्या पावर है वगैरह वगैरह, क्या होनी चाहिए, क्या रिफॉर्म्स है, और यहाँ पे कि कैसे एथिक्स में उन चीज़ों को वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया गवर्नेंस। वापस चलते हैं अपन सोशल जस्टिस पे। तो देखो भाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़।
ठीक है। इंटरवेंशन, पॉलिसीज तो मतलब जैसे लेके आए पीएम किसान लेके आए। इंटरवेंशन मतलब कि बाहर से कुछ आना नहीं चाहिए, बाहर से अगर इंपोर्ट बढ़ाएंगे यूएस ट्रेड डील में तो हमारे फार्मर्स को प्रेशर पड़ेगा, तो इंटरवीन करके हम टैरिफ बढ़ा देते हैं, वो इंटरवेंशन। फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, क्या क्या इंटरवेंशन हम करते हैं, कितना पैसा देते हैं, कितनी सब्सिडी देते हैं, वगैरह वगैरह। एंड उनके फॉल्टी, देखो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मैं एक मेरा वर्ड बनाया हुआ है फिमेरी। फिमेरी इज़ अ वर्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट करके फिर वापस करते हैं। ठीक है, तो हमारे ना डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं आती कभी, डिज़ाइन हम बहुत शानदार करते हैं। ठीक है, आईएएस लोग एकदम ऐसे कट, एआई तो अब आया, हमारी आईएएस लोग को है ना कट कॉपी पेस्ट करने की बचपन से आदत है, मतलब अंग्रेजों के टाइम से। बात इनके जो है ना फिमेरी के फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है, मॉनिटरिंग में दिक्कत आती है, इवेल्युएशन, ये सब दिक्कों में दिक्कत आती है। ठीक है, और सिविल सर्वेंट का काम होता है ये काम करना, है ना। तो इश्यूज़ क्या क्या आते हैं उनके डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, जैसे मतलब आपको पहले भी मैंने बताया कि किसी भी स्कीम या किसी भी पॉलिसी में दो चीज़ें होती हैं, पेनिट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन। पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो भी स्कीम नहीं चलेगी, पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं होगा तो भी स्कीम नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन, पेनिट्रेशन अच्छा था, गांव गांव में गया, और पार्टिसिपेशन, लोगों ने भी इसको सोशल मुद्दा बनाया। अदरवाइज कई स्कीम है जो नहीं चलती, क्योंकि दोनों, ये वाली स्कीम चलेगी जिसमें दोनों होंगे। ठीक है, चलिए फिर डेवलपमेंट प्रोसेसेस की बात किया अगर, और डेवलपमेंट इंडस्ट्री भी अपने आप में एक इंडस्ट्री होती है। जैसे एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, चैरिटीज़ होगी, इंस्टीट्यूशनल अदर स्टेक होल्डर, इंडिया के, वर्ल्ड के, हर जगह के, है ना। यहाँ पे एनजीओज के नाम वगैरह वो सब आते रहते हैं। यहाँ से ना हर साल क्वेश्चन आता है, एसएचजी का तो मतलब पेट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर। ठीक है, ये हो गया। और मतलब ये जब पीवाईक्यू करेंगे प्री और मेंस के, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं ये। अभी ये जो ना, ये मतलब मैं तो रोज़ देखता हूँ, उस वाले जो चार्ट मैंने आपको इनिशियली दिखाया अपनी दीवार पे लगा हुआ, आपको भी रोज़ देखना, आपको ना रट जानी चाहिए सब चीज़ें, तभी आपका जो है आगे से आगे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर बात करते हैं वेलफेयर स्कीम बाय सेंटर एंड स्टेट के थ्रू, इसलिए स्टेट का ही पूछ लेते हैं ना, वो कालिया स्कीम उड़ीसा की पूछ ली थी वो सब, है ना, रायतू बंधु वगैरह पूछ लिया था। तो इनकी परफॉर्मेंस क्या है, मैकेनिज्म, लो, इंस्टीट्यूशन, बॉडी क्या है, और उनके मतलब वनरेबल सेक्शन के लिए कैसे कैसे इनको हम वो करते हैं वेलफेयर स्कीम्स को। तो ये सोशल जस्टिस का पार्ट है, वैसे हो गया। देन आता है इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ, कि सोशल सेक्टर एंड सोशल सर्विसेज। सोशल सेक्टर कौन सा हुआ, ये सारे का सारा सोशल सेक्टर है, जिसको डेवलपमेंट, ये वर्ड यूज़ करने हैं अपने को ना, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना, सोशल सेक्टर, सोशल सर्विसेज वगैरह वगैरह। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी को खोल खोल के हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, हर कोचिंग इसी को खोल खोल के पढ़ाती है। तब तो क्यों ना हम इसका बेसिक समझ लें कि ये चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे मैंने खुद कल पढ़ाया था, एजुकेशन के लिए मैंने पढ़ाया था आपको बोधन एआई, है ना, बोधन एआई। क्यों मैंने उसको इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि भाई एजुकेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि एआई का सबमिट हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज की, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज देखिए, आप पढ़ाए, अगर एजुकेशन नहीं होगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, हेल्थ नहीं होगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। लड़ाई झगड़े होंगे, जीएस 1 में पढ़ा अपन, कम्युनलिज्म वगैरह होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे अपन। एंड द सेकंड इज पॉवर्टी एंड हंगर, ये अपन ने पेपर 1 में भी देखा है, इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, यहाँ पे भी है, पॉवर्टी तीनों पेपर में है। ठीक है, ये देखो पेपर 1 में ये रहा, पेपर 1 में ये रहा पॉवर्टी, कहाँ गया पॉवर्टी, है ना। ऐसे ही पेपर 2 में है, फिर पेपर 3 में पढ़ेंगे। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं अपन आईआर। ठीक है, ये सोशल जस्टिस हो गया। देन बात करते हैं आईआर। आईआर में इंडिया का नेबरहुड, हर साल एक क्वेश्चन आता है, है ना। इंडिया का नेबरहुड मतलब सब कॉन्टिनेंट में जो जो चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, घूम फिर के म्यांमार, भूटान, घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन आता है। ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट, ग्रुपिंग में बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल। इसको बायलेटरल को आजकल मिनीलेटरल भी बोलते हैं, है ना। रीजनल में जैसे बायलेटरल में कौन कौन सी, इंडिया बांग्लादेश फॉर एग्जांपल, है ना। रीजनल में जैसे छोटी वाली, जैसे रीजनल में जैसे हमारा सार्क है, वो रीजनल ग्रुपिंग है। ऐसे ग्लोबल में जैसे WTO है ना, इस टाइप से G20 है, सारे देश नहीं है लेकिन ग्लोबल है। ग्लोबल में एक तो वो होती है जिनमें सारे देश होते हैं, एक में सारे देश नहीं होते हैं। इन्वॉल्विंग, हमें सिर्फ वही पढ़नी है, प्राइमरीली हमसे वही पूछा जाएगा एग्जाम में, जिन इन्वॉल्विंग इंडिया एंड, या तो इंडिया इन्वॉल्व हो उसके अंदर, या फिर एंड और, ये दोनों, मतलब मैंने अपने से नहीं लिखा है, वहाँ पे दिया हुआ है ये एंड और अफेक्टिंग इंडिया एज इंटरेस्ट, कि कोई एक ग्रुप बन गया ना, एक कॉफ़ी क्लब है, G4 हमने बनाया है ना। G4 क्या, बताना मेरे को, G4 क्या है, कल के न्यूज़पेपर में था, मैंने बताया भी था आपको G4 क्या है। और इसके है ना अगेंस्ट में कॉफ़ी क्लब बनाया हुआ है ना। अब कॉफ़ी क्लब वाले चार लोग हैं जो एक कंट्री जो G4 को वो अपोज करती है ना, मैं बता देता हूँ। इंडिया को अपोज कर रहा पाकिस्तान, G4 है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में ले लो,
इंडिया को अपोज करता है पाकिस्तान, है ना। ऐसे क्या बोलते हैं, जापान को अपोज करता है आई थिंक साउथ कोरिया अपोज करता है, तो ऐसे करके, और जर्मनी को अपोज करता है इटली। तो ये कॉफ़ी क्लब वाले हैं। तो अब इसका मेंबर इंडिया नहीं है, लेकिन इट अफेक्ट्स इंडियाज इंटरेस्ट, कि वो बोलते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है इनको परमानेंट उसमें लेने की, ठीक है। देन इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इनके पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी अलग अलग है। देखो पॉलिटिक्स वर्ड पूरे सिलेबस में, मैं आपको बोलता हूँ पॉलिटिक्स से दूर रहना, पॉलिटिक्स से दूर रहना, यहाँ पे पहली बार पॉलिटिक्स वर्ड यूज हुआ है। तो हमें ना इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है, हमें इंडिया की पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पढ़नी है, क्योंकि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। यूएस के अंदर क्या नियम है, कानून है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमें इतना नहीं फर्क पड़ता। यूएस प्रेसिडेंट क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उससे हमें फर्क पड़ता है, ठीक है। और ऑन इसका इफेक्ट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडिया का डायस्पोरा, ये भी अलग से है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कफाला सिस्टम अगर आता है, तो मिडिल ईस्ट में हमारा 80 मिलियन यानी कि मतलब 80 लाख के आसपास हमारा डायस्पोरा है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये फिगर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन डायस्पोरा, अब इंडियन डायस्पोरा पे एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरम, कौन से इंस्टीट्यूशन, जैसे WTO है, वर्ल्ड बैंक है। एजेंसीज की बात करें तो अलग अलग एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड फोरम में जैसे G20 वगैरह, उनका स्ट्रक्चर क्या है, मैंडेट क्या है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब बहुत ही फिक्स ही थीम होती है, बहुत फिक्स थीम होती है। इस पर बेसिक पढ़ के, बेसिक नोट्स बना के न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, मामला सॉर्टेड है। 3-3 4-4 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं बोल रहा हूँ अपने काफ़ी साल वेस्ट करने के बाद, है ना, कि छोटे भाई बहनों का टाइम बच सके तो उससे अच्छा क्या होगा। देखिए आप ना एक चीज़ समझिए कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए हो जाता है ना कि फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने ना, फर्स्ट ईयर से ही या सेकंड ईयर से ही, एक तो उनके पास कोई मेंटर होगा, उनका बड़ा सिबलिंग, पेरेंट्स वगैरह समझाने के लिए होंगे उनके पास, ठीक है। और वो फिर कोचिंग आजकल मेंटरशिप कोचिंग दे देती है। तो जब तक वो ग्रेजुएट होते हैं ना 3-4 साल में, वो ये सब चीज़ें समझ चुके होते हैं। फिर वो सीधा जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में धड़ल्ले से मारते हैं। बेसिकली 3 से 4 साल सबको लगने होते हैं। आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में शुरू कर दो, चाहे लेट शुरू करो, इतना टाइम आप, चाहे आप बचपन में शुरू कर दो पहली क्लास से, इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ये तब लगेगा जब आपके अंदर इसको एग्ज़ाम को निकालने की मेच्योरिटी होगी, है ना। ये बाकी एग्ज़ाम से इसीलिए अलग है। तो चलिए आज है ना इसको यहीं रखते हैं अपन, क्योंकि फिर आप लोगों की शिकायत रहती है कि वीडियोज़ जो है वो जो है लेंथी वीडियोज़ बनते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ बनते हैं। तो आज इसको मैं यहीं रखता हूँ। मैंने आपको GS के 2 पेपर बताए, GS1 एंड GS2। दूसरा वीडियो में GS3 एंड 4 का मैं अलग से लेके आता हूँ, ठीक है। उसको अलग से समझाऊंगा, उसमें थोड़ा अलग से टाइम लगेगा। दोनों को क्लब करके समझा दिए तो 1.5-2 घंटे का चला जाएगा। फिर आप लोग बोलते हो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। अब ये रहेगा, पहला वीडियो हो गया GS1 GS2 का, दूसरा वीडियो होगा GS3 GS4 का। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा प्रीलिम्स के PYQ, जो मैंने हिट सीरीज़ बनाई हुई है, और वहाँ से मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे आप PYQs बना सकते हैं बिना कुछ पढ़े भी, कैसे आप, वो निंजा कोड क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना क्या है। अब पूरा ओशन ऑफ कंटेंट नहीं पढ़ना है, एक्चुअली कचरा ऑफ कंटेंट होता है पूरी कोचिंग। हर कोई कोचिंग लगी हुई है, हमारा बेस्ट हमारा ले लो। आपको इससे डिवाइस करना है। वो अपन धीरे धीरे चलेंगे, जैसे आर्ट एंड कल्चर पहले करेंगे, है ना, पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, है ना, सोसाइटी से कुछ आता नहीं, फिर ज्योग्राफी करेंगे, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे और 40-40 मिनट की वीडियो बना के अपने इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में बात करते हैं GS3 एंड GS4 की। जय भारत।